हेलो दोस्तों, यूनिटी आईएएस में आपका स्वागत है। कल जैसा कि हम लोग लक्ष्मीकांत की बुक भारत की राजव्यवस्था शुरू किए थे, आज उसको कंटिन्यू करेंगे। और हम लोग कल समझते हुए आगे बढ़े थे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे आते हैं, उसको सिनॉप्सिस कैसे बनाना है, उसी को हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। और पहला चैप्टर हम लोग शुरुआत किए थे कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। आज ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को हम लोग आगे बढ़ेंगे और उसको एक बार अंत में थोड़ा सा रिवाइज भी करेंगे और ये भी बताएंगे कि क्वेश्चन प्री और मेंस में कैसे पुटअप होते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज पढ़ना है हम लोग को क्या, कल हम लोग 1786 का अधिनियम तक पढ़े थे, आज हम लोग पढ़ेंगे 1793 का चार्टर कानून। 1793 चार्टर कानून की विशेषताएं क्या थी? नंबर 1, इसने लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई काउंसिल के निर्णयों के ऊपर अधिभावी शक्ति को भविष्य के सभी गवर्नर जनरलों एवं प्रेसिडेंसियों के गवर्नर तक विस्तारित कर दिया। मतलब जो 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो काउंसिल के निर्णयों को अधिभावी माने ओवरटेक करने की जो शक्ति दी गई थी, उसको भविष्य के गवर्नर जनरलों को भी दे दिया। ठीक है। इसने जनरल को अधीनस्थ बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकारों के ऊपर अधिक नियंत्रणकारी शक्ति प्रदान की। ये जो 1793 का चार्टर कानून था, ये गवर्नर जनरल के अधीनस्थ जो थे बॉम्बे और मद्रास के प्रेसिडेंसियों को भी नियंत्रणकारी शक्ति दे दिया। और तीसरा है, इसने भारत पर व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया। याद रखना, इसने क्या किया था कि भारत पर व्यापार आप अगले 20 वर्ष तक और कर सकते हो। चौथा क्या है, इसने कमांडर इन चीफ के गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी, बशर्ते कि उसी रूप में नियुक्त किया गया हो। कह रहा है कि जो कमांडर इन चीफ हैं, उनके गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी। मतलब कमांडर इन चीफ जरूरी नहीं गवर्नर जनरल के काउंसिल के सदस्य हों, ये चीज़ की अनिवार्यता समाप्त कर दी। और 5वां पॉइंट क्या था, इसने व्यवस्था दी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों तथा उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व में ही भुगतान किया जाए। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना था 1784 में, कह रहा उनके सदस्यों तथा कर्मचारियों को भारतीय राजस्व से भुगतान किया जाए, उनका वेतन जो है भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। याद रखना, आगे चल के यही सब धन की निकासी बनेगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है 1793 का चार्टर कानून, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 1813 का चार्टर कानून। याद रखना, 1813 का चार्टर कानून बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। देखो, दो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और दूसरा 1813 का चार्टर कानून। क्यों इम्पोर्टेंट है, आगे देखते हैं। इस कानून ने भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया। मतलब अब व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया, यानी भारतीय व्यापार को सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया गया। अब भारत का रास्ता सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए खोल दिया। तब भी इस कानून ने चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार में कंपनी के एकाधिकार को बहाल रखा, मतलब बनाए रखा। याद रखना, सारे व्यापार मतलब यहाँ एकाधिकार समाप्त कर दिया, लेकिन दो चीज़ में एकाधिकार अभी भी बना रहा है, एक चाय के क्षेत्र में और दूसरा चीन के साथ व्यापार के क्षेत्र में अभी भी एकाधिकार बना रहा। और अच्छा, ऐसा क्यों किया होगा, पता है क्यों? क्योंकि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति चल रही थी और उनको नीड क्या थी कि एक नया मार्केट मिले जहाँ से हम कच्चे माल की प्राप्ति कर सकें और निर्मित माल की बिक्री कर सकें। इसीलिए 1813 के कानून आया और इसीलिए यहाँ का एकाधिकार समाप्त करके, क्योंकि वहाँ पूंजीपतियों का, वहाँ के उद्योगपतियों का बहुत दबाव था वहाँ की सरकार पे कि आप क्यों एक ही कंपनी को व्यापार करने की अनुमति दे रहे हो, बाकी क्यों नहीं दे रहे हो। इसीलिए का नाम 1813 का अधिनियम है। तो समझ में आ गया क्यों आया, क्योंकि इसका बैकग्राउंड हम लोग जान गए। अब नहीं भूलोगे। दूसरा क्या है, इस कानून ने भारत में कंपनी शासित क्षेत्रों पर ब्रिटेन के राजा की प्रभुता को प्रगट व स्थापित किया। याद रखना, अब
इस क्वेश्चन ये भी आता है कि इस कानून मतलब भारत में कंपनी शासित क्षेत्रों पर जो ब्रिटेन के राजा की प्रभुता को प्रगट व स्थापित किया ना, एक क्वेश्चन आया हुआ है। इस कानून ने ईसाई मिशनरियों उनको भारत आकर लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति दी। अब ईसाई मिशनरी भी अब उनके लिए भी ये उनका नाम खोल दिया गया कि अब आप आ सकते हो भारत में और अपना शिक्षा दे सकते हो। तो इसका मतलब है कि अब सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में बदलाव आएगा। और ईसाई मिशनरी ना ईसाई बनने की बहुत ज़्यादा धर्म परिवर्तन करना चाहती थी भारत के लोगों का, और यहाँ आकर वही की। इस कानून ने भारत के ब्रिटिश इसको में बंदिशों के बीच पश्चिम शिक्षा के प्रचार प्रसार की व्यवस्था दी। कह रहा है कि इस कानून ने ब्रिटिश में बंदिशों के बीच पश्चिम शिक्षा के प्रचार प्रसार की व्यवस्था दी ना। अब पश्चिमी शिक्षा भारत में प्रचार प्रसार की जाने लगी अंग्रेजी माध्यम से। इस कानून ने भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया कि अब जो लोकल बॉडीज है वो भी का नाम कर लगा सकती हैं, और कर भुगतान नहीं करने पर दंड की भी व्यवस्था दी गई, याद रखना। अब 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 1784 का पिट्स नाम क्यों पड़ा? क्योंकि वहाँ के जो मंत्री थे उनका नाम पिट्स था, इसलिए पिट्स इंडिया एक्ट पड़ गया। और 1784 में क्यों आया? क्योंकि 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ खामियां थी, उसे दूर करने के लिए 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। ये भी इम्पोर्टेंट है, लिखा भी है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक संशोधित अधिनियम 1781 में पारित किया, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन आता है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से किसे जाना जाएगा? तो 1784 की पिट्स इंडिया एक्ट को जाना जाएगा। इसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में अस्तित्व में है। इस अधिनियम की विशेषताएं निम्न थी, याद होना चाहिए उनकी विशेषताएं क्या क्या थी। इसने कंपनी के राजनीतिक वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया। इसमें जो राजनीतिक कार्य अलग और वाणिज्यिक कार्य अलग पृथक कर दिया, याद रखना, ये बात इम्पोर्टेंट है। इसने निर्देशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दे दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से एक नए निकाय का गठन किया गया। इस प्रकार द्वैत शासन की व्यवस्था का आरंभ हुआ। याद रखना, द्वैत शासन मतलब देखो, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक वहाँ बना, और उसका जो अध्यक्ष था वो वहाँ का एक मंत्री था, कैबिनेट मिनिस्टर होता था बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक राजनीतिक वहाँ की संस्था थी जो कंट्रोल करती थी कंपनी के कार्यों पर, याद रखना। इसीलिए द्वैत शासन कहा गया, क्योंकि एक तरफ तो कंपनी शासन कर रही है, दूसरी तरफ वहाँ की सरकार कर रही है बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से। नियंत्रण बोर्ड को एक शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार व राजस्व गतिविधियों अधीक्षण एवं नियंत्रण करे। मतलब उसको का नाम शक्ति ज़्यादा थी कि भारत में सभी नागरिकों की, सैनिकों की, सरकार व राजस्व गतिविधियों की अधीक्षण करे, नियंत्रण करे। इस प्रकार यह अधिनियम दो कार्यों से महत्वपूर्ण था। पहला, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया, और दूसरा, याद रखना, पहली बार क्या कहा गया कि कंपनी के अधीन क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र, याद रखना, कब कहा गया? 1784 में। दूसरा है, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों एवं उसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया ना। तो क्वेश्चन आता है कि भारत में द्वैत शासन की व्यवस्था कब शुरू हुई? देखो, द्वैत शासन 3 थे। एक तो जो बंगाल मतलब इलाहाबाद संधि के माध्यम से बंगाल पर की गई थी, वो तो 1765 से 1772 तक चली थी, वो अलग थी। ये द्वैत शासन अलग है। और एक द्वैत शासन आएगा 1919 का, वो अलग है। तो सब में अंतर है, याद रखना ना। द्वैत शासन 3 था। अब देखो 1833 का चार्टर अधिनियम, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से तो इस बार क्वेश्चन भी आया हुआ है। ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण की दिशा में यह अधिनियम निर्णायक कदम था। यही क्वेश्चन आ जाएगा कि कौन सा अधिनियम, कौन सा चार्टर
केंद्रीकरण की दिशा में निर्णायक था, तो यही था 1833 का चार्टर अधिनियम। चार्टर नाम क्यों पड़ा? क्योंकि एक चार्टर था, एक चार्ट में ये लिख के आता था, वहाँ का अधिनियम था भारत के लिए, इसलिए चार्टर नाम पड़ा, याद रखना। यह अधिनियम की विशेषताएं इस प्रकार थी। नंबर 1, इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, याद रखना, इम्पोर्टेंट है। यही क्वेश्चन आया हुआ था कि किस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, तो 1833 के चार्टर अधिनियम ना। पहला गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक था, कल बताए थे, जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित थी ना। इस प्रकार इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। कह रहा है कि इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था, और लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक, इसने मद्रास और बम्बई के गवर्नरों, विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा गया, और नए कानून के तहत बने कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा गया। याद रखना, इसने मद्रास और बम्बई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया। मतलब अब सबसे ज़्यादा शक्ति किसके पास हो गई? बंगाल के गवर्नर को, और वही गवर्नर जनरल बन गया पूरे भारत का, और विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित हो गया ये मद्रास और बम्बई। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार, याद रखना, असीमित अधिकार प्रदान कर दिए, इसीलिए केंद्रीकरण कहा जा रहा है। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा गया, और नए कानून के तहत बने कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा गया। याद रखना, ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। अब यह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया ना। अब वो व्यापारिक नहीं रह गया, अब क्या हो गया? वो प्रशासनिक निकाय, केवल प्रशासन चलाएगी। उसका व्यापारिक अधिकार तो 1813 में समाप्त कर दिया गया था। बस खाली 2 चीज़ पे बचा था, किस पे? चीन पे और चाय पे, यही 2 पे बचा था, और बाकी समाप्त कर दिया गया था। इसके तहत कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र ब्रिटिश राजशाही और उसके उत्तराधिकारियों के विश्वास के तहत ही कब्जे में रह गए। मतलब कह रहे इसके तहत कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र ब्रिटिश राजशाही और उसके उत्तराधिकारियों के विश्वास के तहत ही कब्जे में रह गए। चौथा नंबर क्या है? चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया। देखो, शुरुआत जो मेरिट बेस पे होने लगी थी सिविल सेवा में, वो 1833 के अधिनियम से शुरुआत, मतलब यहाँ से शुरू करने का प्रयास किया गया, लेकिन शुरू नहीं किया गया। शुरू अगर पूछेगा कब शुरू किया गया, तो लॉर्ड डलहौजी के समय शुरू किया गया था 1853 में, लेकिन अभी नहीं, खाली शुरुआत की गई, प्रयास किया गया था। इसमें कहा गया कि कंपनी में भारतीयों को किसी पद, कार्यालय और रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। याद रखना, इम्पोर्टेंट है। हालांकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर। देखो, 2 चीज़ होता है, एक BOC होता है और एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होते हैं, COD होता है। ये कंपनी की संस्था थी, सबसे उच्च बॉडी, निर्णायक बॉडी थी कंपनी की, ठीक है। और ये जो थी, ये सरकार की थी, वहाँ की ब्रिटिश सरकार की थी। और इसमें इसका अध्यक्ष कौन होता था? ब्रिटिश सरकार। इसका अध्यक्ष कौन होता था? इसका अध्यक्ष वहाँ का मंत्री होता था, मंत्री। और इसका अध्यक्ष, इसका जो निर्देशक मंडल होता था, चुना जाता था। कौन चुनता था? शेयरधारक चुनते थे ना, COD का।
तो गवर्नर की नियुक्ति तो सीओडी करते थे, लेकिन उनको बुलाते कौन थे? बीओसी बुलाते थे। इसीलिए गवर्नर जनरल जो थे वो किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? सीओडी पर नहीं, बीओसी पर, क्योंकि उनको बुलाता कौन था? बीओसी बुलाता था। याद रखना, ये बात इम्पोर्टेंट है। अब 1853 का चार्टर अधिनियम। अच्छा, 1853 के चार्टर के समय यहाँ का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था। याद रखना। 1793 से 1857 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियमों की श्रृंखलाओं में यह अंतिम अधिनियम था। मतलब अंतिम इसलिए था क्योंकि कंपनी शासन समाप्त हो रहा था। संवैधानिक विकास की दृष्टि से यह अधिनियम एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। याद रखना, जब यही कह रहा है महत्वपूर्ण है तो याद कर लो भाई सारी विशेषता। नंबर 1, पहली बार, कोई बात पहली बार हो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। पहले दोनों काम एक ही गवर्नर जनरल परिषद ही करती थी, अब विधायी कार्य दूसरा करेगा और प्रशासनिक कार्य दूसरा करेगा। क्वेश्चन आता है कब किया गया? इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद और जोड़े गए ना। पहले कितने होते थे? 4 होते थे, फिर एक बाद में विधिक सदस्य भी जुड़ा, फिर अब 6 और जुड़ गए। दूसरे शब्दों में उसने गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया, जिसे भारतीय विधान परिषद कहा गया ना। कह रहा है कि इसने गवर्नर जनरल के लिए एक नई विधान परिषद का गठन किया, जिसे क्या कहा गया? भारतीय विधान परिषद कहा गया ना। याद रखना, परिषद की इस शाखा ने छोटी संसद की तरह कार्य किया। जो विधायी थी ना, वो आज की जो संसद है उसकी सबसे छोटी अवस्था है ना। शुरुआत यहीं से हुआ था, जो वर्तमान संसद है। इसमें वही प्रक्रिया अपनाई गई जो ब्रिटिश संसद में अपनाई गई थी। जो ब्रिटिश संसद में जैसे था वैसे यहाँ भी था। याद रखना, क्वेश्चन आता है कि मतलब विधायी और प्रशासनिक को दोनों अलग कब किया गया? तो 1853 के चार्टर अधिनियम से किया गया। और ये भी क्वेश्चन आता है कि छोटी संसद की शुरुआत कब हुई? तो इसी से हुई। इस तरह विधायिका को पहली बार सरकार के विशेष कार्य के रूप में जाना गया, जिसके लिए विशेष मशीनरी और प्रक्रिया की जरूरत थी। याद रखना, इसने सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ किया गया। क्वेश्चन बहुत बार आया है कि सिविल सेवकों के भर्ती एवं चयन के लिए खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था कब किया गया? तो 1853 के चार्टर अधिनियम से किया गया। कौन से गवर्नर जनरल के कार्यकाल में किया गया? तो डलहौजी कार्यकाल में किया गया। इस प्रकार विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दिया गया। भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दिया गया कि अब भारतीय नागरिक भी सिविल सेवा परीक्षा दे सकते हैं। इसके लिए 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। क्वेश्चन आएगा कि मैकाले समिति किससे संबंधित थी? तो भारतीय सिविल सेवा से संबंधित थी ना। याद रखना, पहले भारतीय सिविल सर्वेंट कौन थे? तो कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर। देखो, इसने कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया और भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया। कह रहा है इसने कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया और भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया ना। लेकिन पूर्व अधिनियम के विपरीत इसमें निश्चित समय का निर्धारण नहीं किया गया था। इससे स्पष्ट था कि संसद द्वारा कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता था। याद रखना, इसमें एक चीज़ कहा गया कि अब नहीं बढ़ाएंगे तुम्हारा काल, अब कभी भी समाप्त किया जा सकता है। और उसका समय आया भी आगे चल के, जब 1857 क्रांति हो गई तो वहाँ की सरकार को एक मौका मिल गया कि ये लोग प्रशासन नहीं चला सकते हैं, अब ब्रिटिश शासन ही यहाँ का, मतलब वहाँ की क्राउन ही यहाँ का सरकार चलाएगी। याद रखना, संसद द्वारा कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है ना। ये भी क्वेश्चन आया हुआ। इसने पहली बार कोई चीज़ हो तो इम्पोर्टेंट हो जाता है।
भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया। ये भी क्वेश्चन आता है भाई कि स्थानीय प्रतिनिधित्व कब प्रारंभ किया, तो 1853 के अधिनियम से। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बॉम्बे और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाने लगा। आगरा मतलब यूपी का, जिससे किया जाने लगा। अब हम लोग पढ़ेंगे 1858 का भारत सरकार अधिनियम। 1858 का भारत सरकार अधिनियम क्यों आया, क्योंकि 1857 की क्रांति हुई और उसके बाद यहाँ बहुत बड़ा बदलाव हुआ और उसी रूप में 1858 का भारतीय सरकार अधिनियम आया। इस महत्वपूर्ण कानून का निर्माण 1857 के विद्रोह के बाद शुरू हुआ। 1857 का विद्रोह जब हुआ तो उसके बाद शुरू हुआ। इसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। 1857 के विद्रोह को भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम नाम के प्रसिद्ध इस कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और गवर्नर क्षेत्रों और राजस्व संबंधी शक्तियां ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर रहा है कि भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम नाम के प्रसिद्ध इस कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी का समाप्त कर दिया। याद रखना, ईस्ट इंडिया कंपनी अब समाप्त हो गई। कब शुरू हुई थी? 1600 में। और समाप्त कब हुई? 1858 में। और गवर्नर क्षेत्रों और राजस्व संबंधी शक्तियां किसे दे दी गई? ब्रिटिश राजशाही को दे दी गई, मतलब वहाँ की महारानी को या क्राउन को दे दिया गया ना। इस अधिनियम की विशेषताएं इस प्रकार थी। नंबर 1, इसके तहत भारत का शासन सीधा होना चाहिए, सीधा महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। महारानी विक्टोरिया उस समय थी। गवर्नर जनरल का पद नाम बदल के अब वायसराय हो गया। वायसराय मतलब होता है वॉइस ऑफ रॉय। रॉयल मतलब वहाँ का शासक ना। वह वायसराय भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम गवर्नर वायसराय बने। याद रखना, अगर पूछेगा भारत का प्रथम वायसराय कौन है तो लॉर्ड कैनिंग था। और ये भी पूछेगा अगर अंतिम गवर्नर जनरल कौन था तो भी लॉर्ड कैनिंग था। याद रखना ये बात। इस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट समाप्त कर भारत में शासन की द्वैध प्रणाली समाप्त। द्वैध प्रणाली वही जो 1784 से शुरू हुई थी। किसके माध्यम से? बीओसी के माध्यम से वो यहाँ आकर समाप्त हो गई। और सीओडी भी समाप्त हो गया, कोड ऑफ डायरेक्टर भी समाप्त हो गया। क्यों? क्योंकि कंपनी शासन समाप्त हो गया। और इसको समाप्त करके अब क्या भारत सचिव का पद लेकर आएंगे। इसको बीओसी समाप्त कर दिए, याद रखना। और द्वैध शासन भी समाप्त हो गया। देखो, एक नए पद भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया। हम बताए नहीं, भारत का राज्य सचिव बना या भारत सचिव बना, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था। याद रखना, जैसे बीओसी का भी अध्यक्ष ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था और ये भी ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य है। और अंततः ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था ना। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। याद रखना ये भी बात, जो एक नए सलाहकार परिषद थी। परिषद का अध्यक्ष भारत का सचिव होता था। परिषद का अध्यक्ष भारत का सचिव था और उसके कितने सदस्य थे? 15 सदस्य। याद रखना। इस कानून के तहत भारत सचिव की परिषद का गठन किया गया, जो एक निगमित निकाय थी। कह रहा है, इस कानून के तहत भारत सचिव की परिषद का गठन किया गया जो एक निगमित निकाय थी और जिसे भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार था। इस पर भी मुकदमा किया जा सकता था ना। 1858 के कानून का प्रमुख उद्देश्य प्रशासनिक मशीनरी में सुधार था, जिसके प्रशासनिक मशीनरी में काफ़ी हद तक सुधार हुआ, आगे बताएंगे, जिसके माध्यम से इंग्लैंड में भारतीय सरकार का अधीक्षण और उसका नियंत्रण हो सकता था। इसने भारत में प्रचलित शासन प्रणाली में कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया ना।
तो हमारे अब आज का कोर्स आज का हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। और हमारे यहाँ कुछ कोर्स चल रहा है, जैसे अर्जुन बैच में कई सारे कोर्स चल रहे हैं जो आप परचेज कर सकते हैं। फेलीराम सर पढ़ा रहे हैं इकोनॉमिक्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंटरनल सिक्योरिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सारे कोर्स चल रहे हैं। जीएस सीसेट का भी कोर्स चल रहा है और बहुत सारे कोर्स चल रहे हैं, आप देख लीजिए। और ये इनका नाम तपस्या में ये पढ़ा रही हैं, का नाम PSIR ऑप्शनल पढ़ा रहे हैं, UGC नेट, ये सारे कोर्स चल रहे हैं। रमेश रंजन सर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आज का यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन अगर आप कहिए तो मैं 5 मिनट में पूरा रिवाइज कर देता हूँ। चलो रिवाइज कर देते हैं, अभी थोड़ा सा टाइम भी है। कल हम लोग का एक चैप्टर शायद समाप्त हो गया, अब उसके आगे का हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन रिवाइज कर देते हैं जल्दी से 5 मिनट में। देखो, कल हम लोग पढ़े थे कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आई और महारानी जो एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा यहाँ को व्यापार करने का अधिकार मिला। ठीक, और 1765 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी अधिकार मिला। ये हम लोग पढ़े थे। 1858 में सिपाही विद्रोह हुआ, 57 में हुआ था, तो 58 में ब्रिटिश ताज के पास सत्ता चली गई। ठीक है, कब तक रही? 15 अगस्त 1947 तक रही। ठीक, स्वतंत्रता मिलने के साथ ही भारत के एक संविधान आवश्यकता महसूस हुई। ये बात हम लोग कल पढ़े थे। 1946 में एक संविधान सभा का गठन हुआ और उसके बाद संविधान का अस्तित्व में आया तो 26 जनवरी 1950 में। ठीक, ब्रिटिश शासन में कुछ घटनाएं ऐसी थी जिसके कारण ब्रिटिश शासित भारत में सरकार और प्रशासन में विधिक स्वरूप निर्मित की गई ना। अब हम लोग 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट का रिवाइज करेंगे। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो था ये नियमित और नियंत्रित करने के लिए लाया गया था ना, और इसमें प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों की मान्यता मिली थी इसी अधिनियम द्वारा, और केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी इसमें भारत में। और इसके किसके समय में आया था? तो लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स के समय में आया था। और ये बंगाल का जो गवर्नर था वो बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाने लगा था, और उसके अंदर 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया था, याद रखना। और उसके बाद मद्रास, बम्बई के गवर्नर भारत के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए थे, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से अलग थे और यहाँ अधीन हो गए थे। 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी, जिसके पहले अध्यक्ष या पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इलियाजा हेम्पे थे, कल हम बताए थे। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, कल हम लोग पढ़े थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स उनके माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया था, ये भी हम लोग जानते हैं। इसने भारत में राजस्व और नागरिक सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। 81 का अधिनियम उसी का संशोधन रूप था, याद रखना। इसे क्या कहते हैं? एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है ना। और इसमें दो संशोधन किया गया था कि गवर्नर जनरल तथा काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा क्या किया गया था? उसके बाद क्या किया गया? इस अधिनियम में राजस्व संबंधी मामलों और तथा राजस्व वसूली से जुड़े मामलों भी सर्वोच्च न्यायालय से बाहर कर दिया गया था ना। और कलकत्ता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया गया था, और हिंदुओं के लिए अलग और मुस्लिमों के लिए अलग कानून, मतलब उनके कानून के हिसाब से सुनवाई होती थी ना। और प्रांतीय न्यायालयों को भी अपील करने का अधिकार था। गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ दायर हो, न कि सर्वोच्च न्यायालय के यहाँ होगा ना, जो प्रांतीय न्यायालय की अपील थी। और इस कानून में गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालयों एवं काउंसिलों के लिए नियम विनियम बनाने के लिए अधिकृत कर दिया गया था, ये भी याद रखना। 86 में क्या हुआ था? हम लोग कल पढ़े थे कि लॉर्ड कॉर्नवालिस आया और 2 शर्तों पर गवर्नर जनरल नियुक्त होने का अपना मतलब शर्त रखा था। पहली शर्त क्या थी उसकी? कि पहले तो जो ओवरटेक कर सके ना अपने काउंसिल के निर्णयों को खुद ओवरटेक कर सके, और दूसरा था कि उसे सेनापति इनको या कमांडर इन चीफ बनाया जाए, तभी वो बनेगा ना। तो बना भी दिया गया था। आवाज़ का तो हम लोग पढ़ ही लिए हैं, तो हम कल का भी रिवाइज कर दिए, आज का भी हो चुका, और आज का हम लोग का यहीं समाप्त होता है। कल से हम लोग आगे का पढ़ेंगे।
ठीक, धन्यवाद।